भाई और बहनों, जय हिंद। आज हम आपको प्रत्यय के साथ फिर से उपस्थित हैं। जो हमारा छूटे हुए प्रत्यय हैं, कृदंत प्रत्यय के कुछ प्रत्यय शेष बचे हुए थे, उनको लेकर के फिर आपके सामने उपस्थित हैं। इसलिए ध्यानपूर्वक सुनें और समझें। देखिए, जो हमारे प्रत्यय हैं उनमें परीक्षा में एक कित प्रत्यय भी आता है। कित और कितवतु दो प्रत्यय होते हैं आपके, एक कित होता है और एक कितवतु। इस प्रत्यय की बात करें तो इस प्रत्यय में आपको ता शेष रहता है। इसमें कौन सा शेष रहता है? ता शेष रहता है। पहली बात तो ये ध्यान रखें, कित प्रत्यय में ता शेष रहता है। इसका जो प्रयोग होता है वो होता है भूतकाल के अर्थ में। किसके अर्थ में होता है? भूतकाल में इसका प्रयोग होता है। तीसरी बात हमें ध्यान रखनी है, इसका जो प्रयोग होगा वो हुआ के अर्थ में होता है। ये प्रत्यय जब लगा होगा तो वह शब्द आपका हुआ का अर्थ देगा। ठीक। चौथी बात हमें ध्यान रखनी है, इस प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होती है। ये प्रश्न यहीं से आता है कि निम्न में से किस प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होती है। तो कित और कितवतु दो प्रत्यय ऐसे हैं जिनकी हमारी निष्ठा संज्ञा होती है, ये आपको बताना है। अब बात आती है 5वें नंबर की। इसके जो रूप चलते हैं, पुल्लिंग में राम की तरह चलते हैं, स्त्रीलिंग में रमा की तरह चलते हैं और नपुंसकलिंग में फल की तरह चलते हैं। इसलिए राम की तरह जब चलेंगे तो तह बन जाएगा। स्त्रीलिंग में, ये पुल्लिंग में तह, स्त्रीलिंग में क्या बन जाएगा? ता, और नपुंसकलिंग में बन जाएगा तम। इस तरीके से आपको दिखाई देता है ता तह ता तम, तो वहाँ आपको कित प्रत्यय ही होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक। अब हम प्रत्यय के बारे में पढ़ें तो इसका एक नियम क्या है। पहला नियम हम पढ़ते हैं तो पहला नियम कहता है कि यदि धातु व्यंजनांत हो, धातु कैसी हो? धातु व्यंजनांत, तो कित प्रत्यय जोड़ते समय यहाँ पर किसका आगम हो जाता है? ई का आगम हो जाता है, इट हो जाता है। अर्थात अगर धातु व्यंजन वर्ण वाली है, हलंत वाली धातु है, तो कित प्रत्यय जोड़ेंगे तो उसमें हम क्या लगा देते हैं? ई लगा देते हैं। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे देखिए उदाहरण आपके सामने, पठ धातु है, कित प्रत्यय है हमारा। पठ में आपको पता है धातु कैसी है? व्यंजनांत है, हलंत वाली धातु है। कित प्रत्यय जोड़ेंगे तो यहाँ बन जाएगा पठित। क्या बन जाएगा? पठित। ये बन गया मूल शब्द। अब इसके पुल्लिंग में रूप चलाएंगे तो पुल्लिंग बन जाएगा पठितः। स्त्रीलिंग में बनाओगे तो क्या बन जाएगा? पठिता। नपुंसकलिंग में बनाओगे तो क्या बन जाएगा? पठितम। इस तरीके से आपके बनते हैं। ऐसी रक्ष धातु है, इसमें हम जोड़े हैं तो कित प्रत्यय, क्या बन जाएगा? रक्षित। अब इसके रूप चलाएंगे तो रक्षितः, रक्षिता, रक्षिता और रक्षितम, ये बनेंगे आपके। ऐसे ही आपको हस्का बनाना है तो हस्का बन जाएगा हस प्लस कित, हसितः। हसित मूल शब्द बन गया, यह बन जाएगा हसितः, हसिता और हसितम। और भी आप रूप बना सकते हैं, जैसे खाद है तो खादितः, खादितः, खादितम। लिख का बनेगा तो लिखतः, लिखता, लिखितम। ठीक है। तो आपको ये रूप जो बनते हैं वो धातु व्यंजनांत वाली धातु होती है, तो कित प्रत्यय जोड़ते हैं तो बीच में आपको इट अर्थात ई का आगम हो जाता है। अब हम चलते हैं नियम नंबर 2 की ओर। नियम नंबर 2 क्या कहता है? देखिए, नियम नंबर 2 में आपको आ जाएगा कि यदि धातु स्वरांत हो तो, धातु स्वरांत, यहाँ धातु कर देते पहले, धातु स्वरांत, तो कित प्रत्यय जोड़ते हैं तो बीच में आपको ई का आगम नहीं होगा। अर्थात कित प्रत्यय जोड़ते समय ता सीधे ही जुड़ जाएगा। तो जो कित प्रत्यय का ता है वो सीधे ही जुड़ेगा,
सीधे ही जुड़ेगा, ये ध्यान रखना। समझ में आया? देखिए हमारी धातु व्यंजनांत थी तो हम बीच में ई काम कर रहे थे। अब धातु स्वरांत है, अर्थात जिन धातु के अंत में आ, ई या ई, उ या उ, कोमा री या री हो तो कित प्रत्यय का जो ता होता है वो सीधे ही जुड़ जाता है। ये हमें विशेष ध्यान रखना है। ठीक, अब यहाँ पर आपको धातु जैसे आपको आ गया जी धातु है, जी का मतलब होता है जीतना। कित प्रत्यय जोड़ा तो यह बन जाएगा जित। अब पुल्लिंग बन जाएगा जितः, स्त्रीलिंग बन जाएगा जिता और नपुंसकलिंग बन जाएगा जितम, जितम। ऐसे ही और देखें नी धातु है, कित प्रत्यय है तो क्या बन जाएगा नीतः, नीता और नीतम। अब आपको और धातु देखें, जैसे आपको श्रु धातु है, श्रु, श्रु का मतलब होता है सुनना, नी का मतलब होता है ले जाना। तो श्रु कित प्रत्यय जोड़ा तो ये बन जाएगा श्रुतः। क्या हो जाएगा श्रुतः, सुना हुआ, इसका अर्थ हो गया सुना हुआ। नीता का मतलब ले जाता हुआ, इस तरीके, या ले गया हुआ, इस तरीके से आपको आएगा ले गया हुआ। अब आएगा श्रुता, ये स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होगा, और श्रुतम ये नपुंसकलिंग के लिए प्रयोग होगा। ऐसे ही आपको धातु आ गई, अस्य धातु है आपकी, ये ध्यान रखना। इसका आपको कित प्रत्यय जोड़ेंगे तो इसका अस की जगह किससे बनेगा भू धातु से। भू और अस धातु का एक ही बनता है, ये बन जाएगा भूतः, भूता और भूतम। ये विशेष ध्यान रखना क्योंकि अस धातु और भू धातु का इसी तरीके से बनता है। अब आपको नेक्स्ट लेते हैं, क्री धातु है, कित प्रत्यय है तो बन जाएगा कृतः, कृता और कृतम, कृता कृता कृतम। अब हमें कुछ ध्यान रखने वाले शब्द हैं जो आपको हटके बनते हैं, जिन्हें हम एक अपवाद के रूप में याद कर सकते हैं या अन्य उदाहरण कह सकते हैं, अन्य उदाहरण। तो अन्य उदाहरणों में देखिए, जैसे स्था धातु है आपकी, स्था प्लस कित, यहाँ आपको स्था की जगह स्थित बनेगा। यहाँ क्या होता है, जो आ है वो ई में बदल जाती है, स्थितः। ऐसी स्थिता स्थितम। ऐसी पा धातु है, कित प्रत्यय है तो यहाँ पीतः भी बनता है और पातः ही भी बनता है, पीतः पीता पीतम। इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं नियम नंबर तीसरे नियम की ओर। तो देखिए तीसरा नियम क्या कहता है कि अगर धातु के अंत में क्या हो, म या न हो, यदि धातु के अंत में क्या हो, म या न, तो कित प्रत्यय जोड़ते समय म या न का लोप हो जाता है, अर्थात म या न हट जाते हैं, लोप हो जाएगा इनका। जैसे देखिए गम धातु है, कित प्रत्यय है तो माँ क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा और ये बन जाएगा गतः। पुल्लिंग में क्या बनेगा, गतः। स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो गता और नपुंसकलिंग में बनाएंगे तो गतम बनेगा। क्या बनेगा, गतम। ऐसी हन धातु है हमारे सामने, हन का मतलब होता है मारना और गम का मतलब जाना। अब यहाँ पर गतः बना तो गतः में तो गया हुआ, गई हुई, और ये फल के लिए नपुंसकलिंग के लिए आएगा। ऐसे ही हन का मतलब होता है कित, तो हतः मारा हुआ, हतः अता और अतम। ठीक, इसके बाद में हम कह सकते हैं नम। नम का मतलब होता है झुकना, और कित प्रत्यय जोड़ा हमने तो यहाँ हो जाएगा नतः, झुका हुआ, नतः, नता मतलब झुकी हुई, और नतम ये नपुंसकलिंग के लिए प्रयोग होगा। ठीक, अब इसमें हमें ध्यान रखना है अन्य उदाहरण जो आपका अपवाद की श्रेणी में हम देते हैं, तो ये है शम। ये एक अपवाद ले सकते हैं हम, क्या अपवाद। शम का बनता है कितः, तो यहाँ बन जाएगा शांतः। यहाँ आपको ना का लोप नहीं होकर के क्या हो जाएगा, शांतः बनता है, शांतः शांता शांतम। ये विशेष ध्यान रखना। अब हम चलते हैं नियम नंबर नेक्स्ट। इन्हीं में से आपको उदाहरण मिल जाते हैं डायरेक्ट, और आपको कुछ नहीं करना है, त ता तम देखना है और आपको कित प्रत्यय लगाना है। अब नियम आपको कहता है नेक्स्ट, नियम नंबर 4,
कि यदि धातु के पहले वर्ण में, धातु के पहले वर्ण में क्या हो, वह हो, या हम कह सकते हैं यण प्रत्याहार, क्या हो, यण हो, यण प्रत्याहार हो, मतलब हुआ हो, या कह सकते हैं हम यण प्रत्याहार। देखिए यहाँ पर धातु के पहले वर्ण में या तो यण प्रत्याहार, जैसे अपन कहते हैं या वह हो, या अर्थात कह सकते हैं यण प्रत्याहार हो, तो वा का कित प्रत्यय जोड़ते समय ऊ हो जाता है। क्या हो जाता है, ऊ हो जाता है, अर्थात यण का एक हो जाता है, एक प्रत्याहार। तो आपको इतना ध्यान में रखते हुए सीधा सा आप ध्यान रखना कि यदि किसी धातु के पहले वर्ण में आपको क्या हो, बा हो, और उसके बाद कित प्रत्यय लगा हो, तो बा को ऊ में बदलना है आपको, बस। अब कैसे, जैसे आपको धातु आ गई वद प्लस कित प्रत्यय है, वद धातु है, कित प्रत्यय है, तो वह किस में बदल जाएगा, ऊ में। दा है हलंत वाली धातु है, इसलिए ई का आगम हो जाएगा और ये बन जाएगा उदित। पुल्लिंग में उदित, स्त्रीलिंग में उदिता, और नपुंसकलिंग में उदितम बन जाएगा, बस। ऐसे ही आपका वश्य धातु है, वश, इसमें कित प्रत्यय जोड़ते हैं तो वा का बन जाता है ऊ, और शा इसी वजह से शा किस में बदल जाएगा, षटकोण वाले में, और ये बन जाएगा उषित, उषिता और उषितम। अब इसी के आधार पर अगला नियम क्या कहता है, देखिए अगला नियम कहता है कि यदि धातु के अंतिम वर्ण में च या जा हो तो कित प्रत्यय जोड़ते समय च या ज का क्या हो जाता है, का हो जाता है। ये भी हमें नेक्स्ट नियम में ध्यान रखना है, क्योंकि अगर धातु के अंत में क्या होगा, हमारा च है या जा है, तो कित प्रत्यय जोड़ेंगे तो च या ज किस में बदल जाएंगे, का में। जैसे धातु हमारे सामने आई वच, कौन सी आई, वच धातु आई, और कित प्रत्यय आया तो व किस में बदला, अभी यण प्रत्याहार है, यण किस में बदल जाएगा, एक प्रत्याहार है, तो व का ऊ हो जाता है, च किस में बदल जाएगा, का में, ठीक है। अब ता जोड़ दिया तो उक्त, पुल्लिंग में उक्ता, स्त्रीलिंग में उक्ता, और नपुंसकलिंग में उक्तम बन जाएगा आपका, ठीक। ऐसे ही हमारे धातु है त्यज, त्यज का मतलब होता है त्यागना या छोड़ना। इसमें आपने कित प्रत्यय जोड़ा तो ये बन जाएगा जा का का होकर के क्या बन जाएगा, त्यक्त, त्यक्त, त्यक्ता और त्यक्तम, ठीक। इस तरीके से आपको कोई दिक्कत चाहे या जा है तो का आपको का में बदल जाएगा, और कित प्रत्यय जोड़ेंगे तो चा का का हो गया, उक्ता उक्ता उक्तम, ऐसी जा का का हो गया, और क्या बन जाएगा, त्यक्ता त्यक्ता त्यक्तम। अब आता है नेक्स्ट नियम, अगला नियम कहता है कि यदि किसी धातु के अंतिम वर्ण में दा हो, यदि धातु के अंतिम वर्ण में क्या हो, दा हो, तो कित प्रत्यय जोड़ते हैं तो दा का ना, और कित प्रत्यय के ता का भी ना हो जाता है। देखिए ये नियम बहुत मोस्ट है, परीक्षा की दृष्टि से कीमती है, इसलिए इसको ध्यान से देखें। आपको देखना है कि अगर हमारी धातु ऐसी है जिसके अंत में क्या है, दा है, तो कित प्रत्यय जोड़ेंगे तो दा किस में बदल जाएगा, ना में, और कित प्रत्यय का ता भी किस में बदल जाएगा, ना में बदल जाएगा। अब आपको बदलेगा कैसे, ये देखिए, जैसे हमारी धातु है भिद, कौन सी धातु है, भिद, और कित प्रत्यय है आपके सामने, तो भिद धातु की वजह से, भिद का मतलब होता है भेदना। अब यहाँ पर क्या हो गया, दा है, दा किस में बदल जाएगा, ना में, कित प्रत्यय का ता बचा वो किस में बदलेगा, ना में, ये बन गया भिन्न, स्त्रीलिंग में भिन्ना, और नपुंसकलिंग में भिन्नम। ऐसी धातु हमारी प्र उपसर्ग है, सद धातु है, और कित प्रत्यय है, तो क्या बन जाएगा, प्रसन्न, प्रसन्ना और प्रसन्नम। ऐसी हमारी धातु है छिद, छिद का मतलब छेदना,
प्लस कित प्रत्यय है तो ये बन जाएगा छिन्नः, छिन्ना और छिन्नम। ठीक, तो ये थे हमारे कित प्रत्यय के जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से सभी नियम कीमती थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रत्यय की ओर और वह प्रत्यय है कितवतु प्रत्यय। कौन सा है? कितवतु। देखिए अभी हमने कौन सा पढ़ा था? कित प्रत्यय, ये पढ़ा था। अब आपको दूसरा जो इसी का ही पार्ट है, दूसरा प्रत्यय है इसी का जोड़ा, वो है वतु, कितवतु प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? कितवतु। अब देखिए कित आधा प्रत्यय तो आपको पहले वाला ही मिल रहा है, क्या जुड़ गया? वतु। तो आपको कित प्रत्यय का यहाँ शेष क्या बचा था? ता शेष बचा था। वतु का आप और बत और जोड़ दो तो इसका इस प्रत्यय का शेष क्या बचता है? क्या बचता है? तवत शेष। तो अब बात आ गई कि कित और कितवतु प्रत्यय जो दोनों एक साथ हम पढ़ते हैं तो कित में कित प्रत्यय तवचता है शेष और तवत कितवतु का तवत शेष बचता है। अब इसका जो प्रयोग होता है वह भूतकाल में होता है। किस में होता है? भूतकाल में। इसका भी प्रयोग किस में होता है? भूतकाल में। दूसरी बात इसमें हमें ध्यान रखनी है, तीसरी बात, कि इसका जो प्रयोग होता है वो हुआ के अर्थ में होता है। भूतकाल में किसके अर्थ में होगा? हुआ के अर्थ में। चौथी बात हमें ध्यान रखनी है कि इस प्रत्यय की भी निष्ठा संज्ञा होती है। ये प्रश्न आता है आपको परीक्षा में कि निष्ठा संज्ञा किन प्रत्ययों की होती है? तो कित और कितवतु की। अब बात आती है इसके रूपों की। तो रूप आपको जो चलते हैं इसके, तो पुल्लिंग में इसके हमें बनाने हैं भगवत की तरह, भगवत। स्त्रीलिंग में बनाने हैं हमें किसकी? नदी की तरह। और नपुंसकलिंग में बनाने हैं जगत की तरह, जगत की तरह। इसीलिए यहाँ बत जो होता है वो बत पुल्लिंग में किस में बदल जाता है? ये बत जो होता है तवत का, तवत का, ये अब कह सकते हैं पुल्लिंग में क्या बन जाता है? तवान बन जाएगा। स्त्रीलिंग में क्या बन जाएगा? ये पुल्लिंग में बनता है, स्त्रीलिंग बन जाएगा तवती। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? तवती। और नपुंसकलिंग में देखना है तवत, नपुंसकलिंग में तवत। ये हमें देखना है। अगर आपको किसी धातु शब्द, धातु रूप के पीछे या धातु के पीछे तवान, तवती और तवत की ध्वनि निकलती है तो आपको कितवतु प्रत्यय लगाना है। ये विशेष ध्यान रखना। तवान, तवती और तवत जब निकलते हैं, प्रत्यय शब्द पूछता है तो आपको कौन सा लगाना है? कितवतु प्रत्यय। अब जो हमने नियम पढ़े थे कित प्रत्यय के, उन्हीं नियमों से आप चाहें तो कितवतु प्रत्यय जो होता है, कित प्रत्यय होता है, उसमें आप बत प्रत्यय, बत वानवती बत जोड़ देंगे तो आपको कितवतु प्रत्यय बन जाएंगे। जो कित प्रत्यय का जो मूल शब्द बना था, जैसे आपने देखा था पठ धातु थी और कित प्रत्यय था, इससे हमारा मूल शब्द क्या बना था? पठित। अगर इसी मूल शब्द के पीछे अगर हम बान जोड़ देते हैं तो ये पुल्लिंग का बन गया कितवतु का। अगर हम इसी के पीछे बती जोड़ देते हैं तो ये इसी का स्त्रीलिंग का बन गया। और अगर हम इसकी जगह बत जोड़ते हैं तो ये इसका नपुंसकलिंग का रूप बन गया। कब बना? इसका बन गया। ये हो गया बतु, कितवतु का कितवतु। बान बती बत जोड़ते ही कितवतु प्रत्यय के उदाहरण बन जाते हैं। तो सीधी सी बात आ गई कि जो हमारे नियम हमने उसमें जो पढ़े थे कित प्रत्यय में, उन नियमों के पीछे जो मूल शब्द बना था, कित प्रत्यय का जो मूल शब्द था, उसके पीछे बान बती वत जोड़ देते हैं तो कितवतु के उदाहरण बन जाते हैं। ठीक, अब देखिए कैसे नियम, इसमें भी सेम नियम है जो उसमें पढ़े थे, वही नियम इसमें हमें पढ़ने हैं। अब इसमें धातु कैसी होगी? व्यंजनांत होगी, धातु व्यंजनांत। तो कितवतु प्रत्यय जोड़ते समय बीच में क्या लग जाती है? ई लग जाती है। जैसे देखिए पठ प्लस कितवतु, तो यहाँ मूल शब्द बन जाएगा पठित वत। अब इसके जब रूप चलाएंगे तो पुल्लिंग में क्या बनेगा? पठितवान। क्या बन जाएगा? पठितवान। स्त्रीलिंग में बन जाएगा पठितवती, पठितवती। और नपुंसकलिंग में बन जाएगा पठितवत। ठीक, ऐसे ही लिख धातु है हमारी,
कित वतु प्रत्यय है तो यहाँ क्या बन जाएगा, लिखितवान। लिखितवत तो मूल शब्द बना, लिखितवान, लिखितवती, लिखितवत। ऐसे ही हमारी हस धातु है, कितवतु प्रत्यय जोड़ेंगे, कितवतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो हसितवत बन जाएगा मूल शब्द, हसितवान, हसितवती, हसितवत, इस तरीके से। ऐसे ही रक्षित धातु जोड़ते हैं तो रक्षित प्लस कितवतु तो रक्षितवत मूल शब्द बनेगा, रक्षितवान, रक्षितवती, रक्षितवत। तो जो भी हमें धातु जोड़नी है सीधे नियम जो कित प्रत्यय के थे वही नियम इसमें आ जाएंगे। अब आपको वहाँ परीक्षा में पहचाना दी कि तवान, तवती और तवत दिखता है तो आपको कितवतु प्रत्यय निकालना है, ये ध्यान रखना। अब हम नियम नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसका नियम दूसरा क्या कहता है, देखिए, यदि धातु स्वरांत होगी, धातु कैसी है, स्वरांत अर्थात स्वर वाली होगी, तो कितवतु प्रत्यय का जो तवत होता है वो सीधे ही जुड़ेगा, तवत सीधे ही जुड़ेगा, ये ध्यान रखना। कैसे, जैसे आपको धातु आ गई जित, जी धातु आ गई, कितवतु प्रत्यय आ गया तो क्या बन जाएगा, जितवत, मूल शब्द बन जाएगा जितवत। अब पुल्लिंग में इसका रूप बनाएंगे तो जितवान, जितवती और जितवत, नपुंसकलिंग में जितवत बन जाएगा। ये जो मूल शब्द बनता है इसमें वो नपुंसकलिंग वाला ही बनता है। ऐसे ही आपको नी धातु का ही बन जाएगा, नी प्लस कितवतु, यहाँ बन जाएगा नीतवान, नीतवती, नीतवत। ऐसे ही आपको बन जाएगा क्री धातु का कितवतु, कृतवान, कृतवती, कृतवत। ऐसे श्रु धातु का बन जाएगा श्रुतवान, श्रुतवती, श्रुतवत। तो ये आपको अगर धातु स्वरांत है, देखिए धातु स्वरांत का मतलब यहाँ ई निकल रही है या नी निकल रही है या री निकल रही है, ऐसे भूतवान, भूतवती, भूतवत भू धातु में बन जाएगा। तो इस तरीके के आपको स्वरांत वाली धातु होती हैं, उनमें आपको सीधे ही कित प्रत्यय का वो कितवतु प्रत्यय का तवत सीधे ही जुड़ेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। यदि धातु के अंत में म या न होगा तो कितवतु प्रत्यय जोड़ते समय म या न का लोप हो जाता है। ठीक, अब कैसे, जैसे गम धातु है, कितवतु प्रत्यय है, आपको क्या बन जाएगा यहाँ पुल्लिंग में गतवान, पुल्लिंग में क्या बनेगा, गतवान। देखिए यहाँ आप देखें तो यहाँ क्या बनता है, गतवत बनता है इसका, क्योंकि माँ का लोप हो गया और यहाँ तवतु का क्या बन जाएगा, तवत, कितवतु का गतवती और गतवत। ऐसे ही हन का हन प्लस कितवतु तो यहाँ बन जाएगा हतवान, हतवती, हतवत। ठीक है, ऐसे ही नतवान, नतवती, नतवान। तो इस तरीके से आपको इसमें भी बनते हैं। अब आता है नेक्स्ट नियम, यदि किसी धातु के पहले वर्ण में बा हो तो कितवतु प्रत्यय जोड़ते समय व का उ हो जाता है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि अगर धातु के पहले वर्ण में यण प्रत्याहार हो तो कितवतु प्रत्यय जोड़ते समय यण इक में बदल जाता है। अर्थात यण प्रत्याहार में यर, यवरल, य व रल, तो वह जो है वो किस में बदल जाएगा, एक प्रत्याहार किसमें, ई उ रील री, तो इस तरीके से उ में बदल जाएगा। क्योंकि हम जब यण संधि पढ़ते हैं तो आपने देखा कि एक का यण हो रहा है वहाँ पर, तो यहाँ उल्टा होता है, अर्थात यण का एक होता है। अब धातु आ गई जैसे बद, ठीक, कितवतु प्रत्यय है तो यहाँ जोड़ेंगे तो यह बन जाएगा उदित, पुल्लिंग बनाएंगे तो उदितवान, स्त्रीलिंग बनाएंगे तो उदितवती और नपुंसकलिंग बनाएंगे तो उदितवत बनेगा। ठीक, ऐसे उषितवान, उषितवती, उषितवत बन जाएगा। अब इसी के आधार पर दूसरा नियम आपको क्या कहता है, देखिए कि यदि किसी धातु के अंतिम वर्ण में च या जा है
तो वही कितवतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ च या ज का करना है हमें। जैसे आपको वच धातु है, कितवतु प्रत्यय है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ब का उ हो जाएगा, च किस में बदल जाएगा, का में, तब उक्त प्रत्यय है तो उक्तवत मूल शब्द बना। अब इसका रूप बनाएंगे तो उक्तवान, उक्तवती और उक्तवत बन जाएगा, उक्तवत। ठीक है, इस तरीके से ऐसी आपकी धातु आ जाती है त्यज। त्यज धातु है और त्यज धातु में हम जोड़ें तो कितवतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो यह बन जाएगा त्यक्तवान, त्यक्तवती और त्यक्तवत। ठीक, ऐसे ही आपको नेक्स्ट जो धातु बताई थी मैंने, यदि धातु के अंत में दा है तो क्या बन जाएगा, दा है तो इसका भी ना हो जाएगा और कितवतु के ता का भी ना हो जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा भिद धातु है, कित प्रत्यय है, कितवतु, तो यहाँ बन जाएगा भिन्न, भिन्नवान, भिन्नवती और भिन्नवत। तो ये आपका कितवतु प्रत्यय था। ठीक है, इन दोनों प्रत्ययों का जो जोड़ा है आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सा ध्यान रखना है। जैसे कित, ये दोनों चीज़ों का देखना है, कित प्रत्यय और दूसरा इधर कितवतु प्रत्यय। ये देखिए दोनों तुलनात्मक, आपको कित प्रत्यय और यहाँ कितवतु अर्थात आधा प्रत्यय यही है यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारा ता शेष बच रहा था, यहाँ क्या बच रहा है, तवत शेष बच रहा है। देखिए आपको कुछ नहीं करना, ता और ता, यहाँ बत जुड़ रहा है। इसमें हमें क्या देखना है, तह, ता और तम देखना है। यहाँ हमें क्या देखना है, बान, तवान, तवती और तवत देखना है, और कुछ नहीं देखना है। ये होंगे इस तरीके से, तो वहाँ आपको कौन सा होगा, ये अगर त, ता, तम है तो कित प्रत्यय और तवान, तवती, तवत है तो कितवतु प्रत्यय। अब ये आपको आगे जा कर के जो मतुप प्रत्यय होता है उससे आपको क्या करता है, कंफ्यूज करता है। तो ये जब मतुप प्रत्यय पढ़ाएंगे तो इसके बारे में तुलनात्मक तभी बताएंगे। ठीक है, तो कितवतु प्रत्यय और मतुप प्रत्यय आपको कंफ्यूज करेगा, इसलिए दोनों का तुलनात्मक आगे बताएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रत्यय की ओर, सत्री और सानच प्रत्यय। दो प्रत्ययों का फिर जोड़ा है, सत्री और सानच। तो पहला हम पढ़ रहे हैं इसमें से सत्री प्रत्यय। देखिए परीक्षा में पिछली बार ये आ चुका है आपका। सत्री जो प्रत्यय होता है इसमें हमें क्या शेष रहता है, अत शेष रहता है। सत्री प्रत्यय का अत शेष रहता है। इसका जो प्रयोग होता है वो वर्तमान काल में होता है इसका। तीसरी बात इसमें वर्तमान काल में और होगा तो ये किसके अर्थ में होता है, हुआ के अर्थ में होता है, हुआ के अर्थ में। अब देखिए कित और कितवतु जो प्रत्यय थे वो हुआ के अर्थ में हो रहे थे, लेकिन भूतकाल में हो रहे थे। यहाँ वर्तमान काल में हुआ के अर्थ में होंगे। अब इसके रूपों की बात करें तो इसके जो रूप हैं वो आपको पुल्लिंग में चलेंगे भवत की तरह, भवत। स्त्रीलिंग में चलेंगे नदी की तरह और नपुंसकलिंग में चलेंगे जगत की तरह, जगत की तरह। ये ध्यान रखें। अब बात एक और ध्यान रखनी है, हमेशा ध्यान रखना कि जो हम अब तक जो प्रत्यय पढ़ रहे थे वो तो आपकी मूल धातु में बन रहे थे, जो धातु का मूल रूप था उसी के आधार पर बन रहे थे। सत्री प्रत्यय का हमें ध्यान रखना है कि इसमें जो धातु का जिसमें रूप बनाते हैं, धातु रूप जिसमें चलता है उसी में हमें सत्री प्रत्यय जोड़ना है। ये विशेष ध्यान रखना, क्योंकि ये धातु रूप के अनुसार, धातु रूप में जुड़ता है। यह विशेष ध्यान रखना, अर्थात जिस रूप से धातु रूप बनता है उसी में आपको सत्री प्रत्यय जोड़ना है। जैसे जे गम धातु, एक उदाहरण के माध्यम से बता दूं, गम धातु, इसका रूप आपको गच्छ की तरह चलते हैं कि नहीं चलते हैं।
गम धातु, गम का मतलब होता है जाना। अब जब हम धातु रूप पढ़ते हैं तो गच्छ से गच्छति, गच्छत गच्छन्ति पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? तो इसका जो रूप बनेगा सत्री प्रत्यय जो लगेगा, तो इसमें जब लगाएंगे कहाँ पर? गम धातु में लगाएंगे। यहाँ पर गम किस में लगाएंगे? सत्री प्रत्यय, गम प्लस सत्री। लेकिन जब रूप बनाएंगे तो यहाँ किससे बनेगा? गच्छन से बनेगा। पहले मूल शब्द बन जाएगा गच्छत। अब जब हम इसके पुल्लिंग में रूप बनाएंगे तो भवत का हमें क्या बनता है? भवन बनता है। ऐसे यहाँ क्या बन जाएगा? पुल्लिंग में गच्छन बन जाएगा। अर्थात हमें क्या ध्यान रखना है? इसमें अन, अंति और अत, इसमें हमें भवत की तरह बनाना है तो अन ध्यान रखना है, स्त्रीलिंग में अंति ध्यान रखना है और नपुंसकलिंग में अत ध्यान रखना है। ठीक है। तो जिन शब्दों के पीछे धातु रूपों में अन, अंति और अत निकल रहा है तो वहाँ सत्री प्रत्यय होगा। अब देखिए गम धातु है, सत्री प्रत्यय, तो यहाँ बन गया मूल शब्द गच्छत। लेकिन जब पुल्लिंग में बनाया तो गच्छन, स्त्रीलिंग बन जाएगा गच्छन्ति और नपुंसकलिंग में बन जाएगा गच्छत। ये विशेष ध्यान। ठीक। अब हम चलते हैं इसी में और उदाहरण देखें। जैसे पठ धातु है, सत्री प्रत्यय है, तो यहाँ बन जाएगा पठन। मूल शब्द पठत बनता है लेकिन पुल्लिंग में पठन, स्त्रीलिंग में पठन्ति और नपुंसकलिंग में पठत। ऐसी प्रच्छ धातु है तो प्रच्छ प्लस सत्री। यहाँ आपको ध्यान रखना, जब इसके रूप बनाते हैं तो री वाली पृच्छ बनता है, तो पृच्छन। यहाँ पृच्छन्ति और पृच्छत। आपको एक और ध्यान रखना है, अस जो धातु होती है अस, इसमें आपको सत्री प्रत्यय जोड़ेंगे तो अस की जगह क्या बनेगा? यहाँ सन, संति और सत। ऐसी रक्ष धातु बनाएंगे तो रक्षत, रक्षन्ति, रक्षित। ऐसी हस धातु का हसन, हसन्ति, हसत। ये विशेष ध्यान रखना। तो ये था आपको इसका आपको अत प्रत्यय वाला। और भी उदाहरण इसमें बन जाते हैं। जैसे आपने लिख का बनाया तो लिखन, लिखन्ति, लिखत। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रत्यय की ओर। इसमें इतना ही है। नेक्स्ट प्रत्यय है आपका सानच प्रत्यय। सानच प्रत्यय। अब एक और बात ध्यान रखनी है हमें, जो सत्री प्रत्यय है वो केवल आपको परस्मैपदी धातुओं के पीछे लगता है। सानच प्रत्यय जो लगता है वो आत्मनेपदी धातुओं में लगता है। ये विशेष ध्यान रखना, अभी और बता देंगे। तो सानच प्रत्यय जो होता है इसमें हमें क्या बचता है? आन शेष बचता है। क्या शेष बचता है? आन। इसका प्रयोग वर्तमान काल में हुआ के अर्थ में होता है, अर्थात तीसरापन कह सकते हैं हुआ के अर्थ में। चौथी बात हमें ध्यान रखनी है इसमें, इस प्रत्यय की अर्थात सत्री और सानच प्रत्यय की सत्य संज्ञा होती है। सत्री और सानच प्रत्यय इनकी सत्य संज्ञा होती है। अब प्रश्न यहाँ से आता है कि सत्य संज्ञा निम्न में से किस प्रत्यय की होती है? तो सत्री और सानच ऐसे प्रत्यय हैं जिनकी सत्य संज्ञा होती है। ठीक। अब बात आती है, ये आपको आत्मनेपदी धातुओं में बनता है। आत्मनेपदी धातुओं के पीछे लग। ठीक है। बात आ गई ध्यान। इसमें आन शेष रहता है। सानच प्रत्यय में शेष क्या रहेगा? आन। वर्तमान काल में इसका प्रयोग होता है और किसके अर्थ में होता है? हुआ के अर्थ में। सॉरी, ये किसके अर्थ में होगा? हुआ के अर्थ में इसका अर्थ होगा। सत्य संज्ञा इसकी सत्री की और सानच की सत्य संज्ञा होती है। इस प्रत्यय के जो धातु होती है वो कौन सी होती है? आत्मनेपदी। और सत्री प्रत्यय की होती है वो परस्मैपदी धातु। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है इसके रूपों की। तो इसके रूप पुल्लिंग में राम, स्त्रीलिंग में रमा और नपुंसकलिंग में फल की तरह चलते हैं। किसकी तरह चलते हैं? फल की।
फिर है ना नोट, इसमें एक नियम आपको बता देते हैं। 7वां नियम क्या कहता है इसका, नेक्स्ट नियम कहता है कि यदि कोई धातु स्वरांत वाली है, देखिए तो आन, सानच का आन ही रहता है, और धातु व्यंजनांत है तो सानच के आन का मान हो जाता है। यहाँ कह सकते हैं नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 क्या कहेगा कि यदि धातु व्यंजनांत हो तो सानच के आन का मान हो जाता है। ये ध्यान रखें, अगर धातु व्यंजनांत है तो सानच के आन का क्या हो जाता है, मान हो जाता है, और यदि धातु स्वरांत है तो आन का आन ही रहता है। ये आपको चेंज नहीं करना है। अब देखिए कैसे, जैसे यहीं देखें हम, सेव धातु है, सेव प्लस सानच प्रत्यय है, सेव धातु है और सानच प्रत्यय है। सेव धातु में आपको पता है सेव का मतलब होता है सेवा करना, सानच का शेष क्या बचता है, आन बचता है, क्या बचता है, आन। लेकिन धातु हमारे सामने कैसी है, व्यंजन वाली है, इसलिए आन किस में बदल जाएगा, मान में बदल जाएगा। जब इसके रूप बनाएंगे तो पुल्लिंग में सेव मानः रामः, सेव मानः। स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, सेव माना, और नपुंसकलिंग में बनाएंगे तो सेव मानव बनेगा। ये विशेष ध्यान समझ में आया। सेव प्लस सानच, लेकिन धातु व्यंजनांत थी इसलिए आन किस में बदल गया, मान में। जब राम की तरह रूप बनाया तो सेव मानः, स्त्रीलिंग बनाएगा तो रमा की तरह सेव माना, और नपुंसकलिंग बनाएंगे तो फल की तरह तो सेव मानम रूप बनेगा। ठीक, अब हम चलते हैं इसी के आधार पर और उदाहरण देखें। तो और उदाहरणों में देखिए, याच प्लस सानच, याच प्लस सानच, क्या बन जाएगा, याच मानः, क्योंकि धातु व्यंजनांत है इसलिए आन का मान हो गया, याच माना, सॉरी याच मानम। ठीक, ऐसी लघु प्लस सानच, तो यहाँ क्या बन जाएगा, लघुमान लघुमान लघुमान। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर धातु स्वरांत होगी तो आन का आन ही रहेगा। अब हम चलते हैं नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 क्या कहता है कि यदि किसी धातु के पहले या अंतिम वर्ण में, ठीक है, क्या हो, ई या ई, उ या उ, कॉमा री या री हो, तो सानच प्रत्यय जोड़ते समय गुणादेश हो जाता है। क्या हो जाता है, गुणादेश। अर्थात ई कैसे बदल जाएगा, ए में, उ कैसे बदल जाएगा, ओ में, और री बदल जाएगा अर में। ये विशेष ध्यान। अब कैसे बदलेगा, जैसे आपको धातु है शींग, शींग धातु है लेकिन इसका शी रहता है शेष, और हम सानच प्रत्यय जोड़ रहे हैं तो यहाँ क्या बन जाएगा, सी का से हो जाएगा गुणादेश, यहाँ आन। अब आप देखना यहाँ आपको अयादि संधि लागू हो गई। अयादि संधि क्या कहती है कि यदि ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई स्वर आता है तो ए किस में बदल जाएगा, अय में। तो ए अय में बदलेगा तो ये बन जाएगा स प्लस अय प्लस आन, ये इसमें मिल गया, ये बन गया सया, स कंप्लीट, ये इसमें मिल गया तो या कंप्लीट, और ये अब पुल्लिंग में बनाया तो सयानः, स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो सयाना, और नपुंसकलिंग में बनाएंगे तो सयानम।
ठीक। और भी देखिए इसी तरीके से मुद धातु है, मुद का मतलब होता है प्रसन्न होना। सानच प्रत्यय है तो मुद किस में बदल जाएगा, ऊ का ओ हो जाएगा, तो ये बन जाएगा मोद। लेकिन अब देखिए धातु व्यंजनांत है इसलिए ये आन किस में बदल जाएगा, मान में, ये बन जाएगा मोद मान, मोद माना, मोद मानम। अब हमें ध्यान रखना है, जैसे क्री धातु है, सानच प्रत्यय है, इसको थोड़ा सा हटके बनाना है, क्यों क्री का कुर होता है यहाँ पर, क्री का कुर होगा तो यहाँ बनेगा रूप कुर्वाण। ये वैसे मोस्ट कर लेना इसको परीक्षा की दृष्टि से, ये बन जाएगा कुर्वाण, कुर्वाणा और कुर्वाणम। ठीक। अब इसी में एक नियम और देखना है कि यदि आस धातु के पीछे, नियम नंबर तीसरा, यदि आस धातु के पीछे सानच प्रत्यय लगा है तो सानच के आन का, सानच के आन का ईन हो जाता है। ये विशेष ध्यान रखना। आस धातु है और सानच प्रत्यय जुड़ा है तो सानच के आन का क्या बनता है, ईन हो जाता है, तो यह बन जाएगा आसीन। स्त्रीलिंग में आसीना और आसीनम, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक। ये नियम नंबर तीसरा कहता है। तो आपको इसमें कोई दिक्कत, देखिए अगर धातु, पहली बात तो हमें ध्यान रखना है कि सानच प्रत्यय जो होता है उसमें आन शेष रहता है। ठीक। इसका जो प्रयोग होगा वो वर्तमान काल में होता है, आत्मनेपदी धातु में होता है और हुआ के अर्थ में होता है। इसके रूप राम रमा फल की तरह चलते हैं। बात आती है इसकी सत्य संज्ञा होती है। दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है कि अगर धातु व्यंजनांत है तो आन का मान हो जाता है और स्वरांत है तो आन का आन ही रहता है। ठीक। अब आती है बात, अगर धातु आस है, आस धातु का मतलब होता है बैठना, तो आस में आन का ईन हो जाता है। ये भी हमें ध्यान रखना है, ये परीक्षा में आने के चांस रहते हैं। अब हम देखें सानच और सत्री प्रत्यय को, दोनों को, तो आपको किस तरीके से ध्यान रखना है। देखिए सत्री प्रत्यय हमारे सामने और इधर है सानच प्रत्यय। दोनों की तुलनात्मक बात करें तो इसमें अत शेष रहता है और इसमें आपको आन शेष रहता है। देखिए अत सा में से इसकी लोप हो जाता है और इधर से री का लोप होकर के अत शेष रहा, यहाँ सा का लोप होकर के और न इसका लोप होकर के आन शेष रहा। ठीक। अब हम जब रूप पढ़ते हैं तो यहाँ पर अगर धातु व्यंजनांत है तो आन किस में बदल जाता है, मान में, और अगर स्वरांत है तो धातु व्यंजनांत धातु में, व्यंजनांत धातु में आन का क्या हो जाता है, मान हो जाता है। ठीक। इसमें हमें क्या करना है, पुल्लिंग में देखना है, पुल्लिंग में अन, स्त्रीलिंग में हमें देखना है अंति, और नपुंसकलिंग में देखना है अत। ये आपको विशेष ध्यान रखना। यहाँ हमें देखना है पुल्लिंग में आनह या मानह, स्त्रीलिंग में आपको देखना है आना या माना, नपुंसकलिंग में देखना है आपको आनम या मानम। ठीक। अब बात आती है इन दोनों प्रत्ययों की सत्य संज्ञा होती है। ये आपकी परस्मैपदी धातुओं में लगता है, ये आपका आत्मनेपदी धातुओं में लगता है। ठीक है। धातु ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आपको कुछ नहीं देखना है, अगर किसी के पीछे धातु रूप के पीछे अन, जैसे पठन, तो सत्री प्रत्यय, सेव माना ये तो सानच प्रत्यय, इस तरीके से देखना है आपको। ठीक। तो आज अपना यहीं तक, आगे नेक्स्ट प्रत्ययों के साथ फिर